हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का आज तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 60 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो हमारे हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें बहुविकल्पीय क्वेश्चन, प्लस हमारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरी वगैरह रहने वाले हैं और लघुत्तरी क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो ऐसे में टॉप 60 टॉपिक हम लोग 60 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। बच्चों इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, मैं उनको सॉल्व करके भी दिखाऊँगा। कुछ मात्रक भी हैं जो आपने देखा कई सालों से काफ़ी मात्रा में हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका मान कितना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। 2 × 10⁻18 जूल होता है, या 2 × 10⁻20 जूल होता है, या फिर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, या 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। बच्चों अगर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वो 1.6 जूल होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक धनावेशित वस्तु में ... होती है। एक धनावेशित वस्तु जो अगर वो वस्तु है वो धनावेशित है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या न्यूट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर बच्चों न्यूट्रॉनों की, यहाँ पर आप कर लीजिए इन दोनों की, यहाँ पर शायद ऐसा ऑप्शन होगा कि दोनों की। ये ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों की कमी। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की कमी या फिर प्रोटॉन की कमी। किसकी कमी होती है? जिसके कारण हमारी कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो उसमें क्या चीज़ है, उसकी कमी होगी, उसकी मात्रा जो होगी वो कम होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर हमारा निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें सही हो जाएगा, अगर कोई भी धनावेशित वस्तु है उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो क्या होगी, वस्तु धनावेशित होगी, और अगर कोई भी धनावेशित है तो समझ जाइएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइएगा। यानी 8 कूलाम हमें ऋण आवेश दिया गया है, इसमें कह रहा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पढ़ा था Q = E/N/E, पढ़ा है? ठीक है सर। अब यहाँ पर आवेश दे रहा है, Q = दे रहा है 8 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम बच्चों En = निकालें तो हमारा सूत्र आ जाएगा Q/E, हो जाएगा नहीं? Q का मान हमें पता ही है 8 दिया गया है, E का मान जो है कांस्टेंट होता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में 1.6 पढ़ा वही वाला है, 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, 16 × 5 = 80, इधर 5 बचे। अब ये 10⁻−19 से ऊपर जाएंगे प्लस के 19 हो जाएंगे, यानी कि 5 × 10⁻19 प्लस में बच रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा देखिए मैं किस में दिया गया, 5 × 10⁻19, 2.5 × 10⁻19। देखिए अब हमें ऐसा सिर्फ 5 जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में हमारा मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट है। अब बाई चांस अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर निशान मार दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका क्या मात्रक है। और एक क्वेश्चन भी हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या जूल प्रति न्यूटन होता है, या कूलाम प्रति न्यूटन होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, कूलाम होता है या कूलाम। ठीक है, कूलाम
कूलम। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता जो होती है उसका जो मात्रक होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम होता है। और चौथा ऑप्शन हमारा सही है, इसी पर आप लगा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि वैद्युत क्षेत्र ए ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र क्या है? पी डॉट ई होता है या ई इंटू फी होता है या शून्य होता है या ई गुणे फी होता है? इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता में बलाघूर्ण में जो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है बच्चों, उसमें आपने एक सूत्र पढ़ा था पी गुणे पी वेक्टर गुणे ई वेक्टर। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, अगर आपने प्रीवियस यानी कि पीछे अपने कई वीडियो हमारे देखे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक ऐसा पूछा जा सकता है या फिर पूछ सकता है जो विद्युतशीलता होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स होगा, या न्यूटन इंटू वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर होगा, या कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर होगा। कौन सा इसमें हमें सही होगा? विद्युतशीलता का मात्रक। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आपने 2022 का पेपर देखा है तो 2022 का पेपर अगर आपके पास है तो अभी जाकर आप देख लेना है, क्वेश्चन हमें वहाँ पर दिया गया है। हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूलम इनवर्स कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? जो बच्चों हमारा विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या है? तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है इसका क्या मात्रक होता है? वेबर होता है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कूलम होता है? तो बच्चों अगर आपने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने आपको बताया था वोल्ट इंटू में मीटर होता है, जो हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इकाई हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ईवी वो किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, विभव की है, वेग की है, कोणीय संवेग की। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसके मापने की इकाई है? ऊर्जा को इकाई यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, या विभव को नापते हैं, या वेग को नापते हैं, या फिर कोणीय संवेग को नापते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात वहाँ पर जरूर आती है। ठीक है, वहाँ पर ईवी जो है जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक होता है, इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक क्या है? यानी कि विद्युत विभव जो होता है इसका मात्रक आपको बताना है। जूल प्रति कूलम होगा, जूल प्रति कूलम में इंटू मीटर में होगा, जूल प्रति कूलम प्रति जूल होगा, या न्यूटन प्रति कूलम होगा? तो बच्चों विद्युत विभव की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए विद्युत विभव की। तो जूल प्रति कूलम हमारा जो होता है वो विद्युत विभव का मात्रक होता है, चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक के का मान हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। मान जो है बच्चों हमारा एक कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, याद रख लेना। हमारा जो छठा वाला जो चौथा विकल्प सही है, 6 जो होता है वो विद्युत रोधी माध्यम के जो होता है परावैद्युतांक उसका मान होता है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों धारा घनत्व जे कैप तथा अफवाह वेग बीडी में संबंध बताइए। संबंध क्या है? जे इक्वल टू एनी वीडी होता है, या जे इक्वल टू एनी एन ई अपॉन वी डी होता है, या जे इक्वल टू होता है वी डी ई अपॉन एन, या जे इक्वल टू होता है एन ई डी अपॉन ई। तो बच्चों अगर आपने धारा घनत्व और अफवाह वेग में संबंध मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डाउट नहीं हो रहा होगा, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी दिक्कत नहीं लेने की है। इसमें पहला विकल्प सही होगा, जे इक्वल टू होता है एन ई वी डी। मैंने आपको इसका डेरिवेशन पूरा अच्छे तरीके से यानी कि डेरिवेशन के टाइप में इसको मैंने आपको सिद्ध कराया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हमारे पास कोई एक तार है उसमें प्रति सेकंड 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हमें एक सूत्र पता है Q इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध वाला चैप्टर, I इंटू टी, यानी कि धारा इंटू समय। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर Q निकालें तो धारा में दे रहा है 3.2 एम्पियर इंटू समय दे रहा है प्रति सेकंड यानी कि 1, यानी कि जो Q इक्वल टू आया 3.2 आ गया। बच्चों ये हमारे पास Q आया, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने एक सूत्र और पढ़ा है Q इक्वल टू N होता है।
अगर हमें एन यहाँ पर पूछ रहा हो तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू का मान कितना आया 3.2 अपॉन ई का मान जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अगर हम इनको काटें दशमलव दोनों तरफ से हटा दें 16 दूनी 32। ठीक है, ये 10 जो -19 इनको अगर हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएंगी प्लस की 2 गुणे 10⁻19। अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आ गया, और ऐसा आंसर हमें फर्स्ट में ही दे रहा है 2 गुणे 10⁻19, और यही वाला हमारा जो विकल्प है वो हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको सॉल्व करने रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारा 13वां क्वेश्चन भी है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। यानी कि कोई एक हमारा तार है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू दिया गया बच्चों 500 ओम हमें दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया इसकी चालकता, वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत चालकता इक्वल टू बच्चों एक सूत्र होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध 1 विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमें दिया गया कितना 500, 1 हो जाएगा 500, लगाएंगे दशमलव ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे, अब भी नहीं कर रहा है, 1 0 इधर बढ़ाया, एक और बढ़ाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5 5 दूनी 10 यानी कि 2 आ गया, 0.002 यानी कि हमारा जो प्रतिरोध वैद्युत चालकता का मान आया है 0.002। ऐसा हमें कहाँ पर दिया गया देखिएगा, यहाँ पर हमसे बात कर रहा है 50 ओम इनवर्स, 60 ओम इनवर्स, 0.20 इनवर्स नहीं होगा। हाँ, ये वाला देखिए 0.002 ओम इनवर्स, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, और यही वाला हमारा बिल्कुल विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको डेरिवेशन अगर कोई हमसे कह रहा है कि सॉल्व करिएगा तो हमें सॉल्व कर देना चाहिए ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और अगला भी बच्चों हमारे पास कोई एक डेरिवेशन है जो न्यूमेरिकल है, उसी तरीके से क्वेश्चन है कि 500 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि 50 ओम प्रतिरोध का एक हमारे पास धात्विक तार है, उसकी लंबाई को खींचकर हम दोगुना कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पर एक पूरा डेरिवेशन है जो मैंने आपको सिद्ध किया है, कई बार बताया भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों जो हमारा नया प्रतिरोध अगर उसको हम R डैश मान लें तो हमें सूत्र एक पता है, ये अगर हम आप इसको सिद्ध करते हैं तो 4 इंटू आता है प्रतिरोध, यानी कि R डैश जो होता है वो नया प्रतिरोध होता है, हमें निकालना होता है, और 4 गुणे प्रतिरोध करना होता है। तो R डैश इक्वल टू हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, और गुणे R का मान हमें यहाँ पर दे रहा है 50 ओम दे रहा है, और अगर हम R डैश की इसमें गुणा करेंगे 50 चक्कू 200, 5 चक्कू 20 होता है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 200 ओम आ रहा है। ऐसा अगर हमें कहीं पर दिया तो वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, और हमारा सूत्र भी सही है 25 50 100 200, ये वाला हमारा चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट है। चौथे विकल्प में हमें 200 ओम दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। यानी कि 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो मात्रक किसका होता है, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों 1 किलोवाट जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का होता है, या फिर प्रतिरोध का, या धारा घनत्व का, या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो बच्चों अगर आपने 1 किलोवाट के बारे में अच्छे से पढ़ा है ना, तो विद्युत ऊर्जा के बारे में आप जहाँ पर एक पढ़ते थे वहाँ पर 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट ऊर्जा इतने की वहाँ पर बात की जाती थी। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ये चीज़ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें उत्पन्न किया जाना है तो कैसे किया जा सकता है। केवल गतिमान आवेश के द्वारा, केवल बदलते विद्युत आवेश के द्वारा, ए और बी जो दोनों हैं, यानी कि पहला और दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन जिसके द्वारा हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकें। तो बच्चों अगर गतिमान आवेश है और बदलते विद्युत विभव जो आवेश जो है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम कोई भी एक यानी कि विद्युत आवेश को है चुंबकीय क्षेत्र जो है वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा वाला विकल्प जो सही है उसमें में इन दोनों की बात की जा रही है, तो दोनों भी हमारे ऑप्शन सही है कि अगर गतिमान आवेश है तो उसके द्वारा भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, या बदलते विद्युत आवेश के कारण भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जिसके बारे में बात करें। इसका मात्रक क्या है, वेबर प्रति मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर होता है, या वोल्ट मीटर वेबर मीटर होता है। तो बच्चों आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो वहाँ पर आपने एक सूत्र जिसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर इसका मात्रक क्या आएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत
लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, सरल रेखिक या वृत्ताकार होगा। तो बच्चों अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, देखिए लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो बच्चों जो उसका पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, यानी कि गोल वृत्त के आकार का होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल जो होता है वो ज्ञात करने का नियम क्या है, किसके नियम के साथ हम लॉरेंज बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम से या मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम, सॉरी फ्लेमिंग है बच्चों, मैक्सवेल नहीं फ्लेमिंग है, ठीक है, या मैक्सवेल के दाएं तथा दाएं हाथ का कर्क स्क्रू नियम के से या एम्पियर का नियम से, किसके नियम के साथ लॉरेंज बल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हमें लॉरेंज बल ज्ञात करना है तो वहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लेमिंग का, और फ्लेमिंग का कौन सा नियम, बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं जब हम वहाँ उस नियम के द्वारा हम लॉरेंज बल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी है, हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम बी से लिखते हैं, ठीक है, उसके समांतर बी चाल से आवेशित कोई एक गतिशील आवेश जो है क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा। उस बल के लिए हम सूत्र क्या, यानी कि जो हमारा सूत्र आएगा वो क्या आएगा, क्यू वी आएगा या क्यू बी अपॉन एम मीटर आएगा या एम अपॉन क्यू बी आएगा या शून्य आएगा। अगर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र वी है, समांतर चाल वी है और गतिमान आवेश जो है वो क्यू है, उसके कारण अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उसके कारण लगने वाला जो बल होगा उस बल का जो मान होगा बच्चों वो याद रखना आपको, सदैव वहाँ पर आएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। तो देखिए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के चुंबकत्व का कारण है, यानी कि जो चुंबक होती है उसमें चुंबकत्व पाया जाता है, चिपकने की क्षमता पाई जाती है, उसका क्या कारण है। इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति के कारण होता है या पृथ्वी के कारण, या पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब होता है उसके कारण होता है, या फिर कास्मिक किरणें होती है इनके कारण होता है। यानी कि जो हमारी चुंबक होती है उसमें चुंबक यानी कि चुंबकत्व का जो कारण होता है उसका क्या कारण है। तो बच्चों वो चुंबक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूर्णीय गति करते रहते हैं, उसी के कारण चुंबक में चुंबकत्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। हमारे पास कोई क्षण है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम मान निकालते थे, उसमें जो मान आएगा वो क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर या वी एल वी होगा या बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी होगा या फिर शून्य होगा। तो बच्चों अगर हम क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते थे, अगर आपने इसका डेरिवेशन देखा होगा तो आपको पता होगा वहां पर आता था बी वी एल साइन थीटा, तो यहाँ पर यानी कि हमारा जो एंगल से कोई मतलब नहीं है तो बी वी एल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है वो राइट है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई भी हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें वोल्टेज बी तथा धारा ए आई हो तो शक्ति क्षय क्या होगा। यानी हमारे पास कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें क्या है, वोल्टेज हमारा जो है वो वी है तथा उसमें जो बह रही धारा वो है वो आई है, तब उसमें जो शक्ति क्षय जो होती थी, शक्ति क्षय के बारे में हमसे पूछा गया, शक्ति क्षय क्या होगी, बी आई होगी या हाफ वी आई होगी या आई अपॉन वी स्क्वायर होगी। तो देखिए हम बात करते हैं शक्ति क्षय, तो जो इसमें शक्ति क्षय होती थी वो V तथा I के बीच कोण पर निर्भर करती थी, इनके बीच में कितना कोण है उसी हिसाब से शक्ति क्षय होती थी, तो हमारा कोण पर निर्भर करती, तो हमारा चौथा वाला जो विकल्प है वो राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों क्वेश्चन हमारा है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। अगर हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, एनीथिंग कोई भी ट्रांसफार्मर है, उसमें ऐसी कौन सी चीज जो संभव नहीं, क्या भ्रमण धाराएं होती हैं, डिस्ट धारा ये तो नहीं हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है, प्रेरित धारा हो सकती है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या संभव नहीं है, डीसी संभव नहीं है, डिस्ट धारा जो होती है वो संभव नहीं है, यानी हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है वो इट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, अगला हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है। गामा किरणें होती हैं, एक्स किरणें या अवरक्त किरणें या फिर बीटा किरणें, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है हमें बताना है। तो बच्चों अगर आपने बीटा किरणों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए जो बीटा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य है। ये चार आपको तरंग दैर्ध्य यानी कि परावैनी किरणों की, गामा किरणों की, रेडियो या दृश्य प्रकाश किरणें जो होती हैं, तरंगें जो होती हैं, इनमें से किनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो गामा किरणें होती है इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, चीज आप याद रखनी है कंपेरिजन टू अदर किरणें जो भी हमें इस ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों,
अगला बच्चों हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो। अगर कोई माध्यम सघन है, देखिए माध्यम दो पढ़ते हैं हम ज्यादातर, सरल और विरल, ठीक है, सरल माध्यम या विरल माध्यम। तो उनमें यहाँ पर सघन माध्यम की बात की गई। सघन माध्यम में आपतन कोण यानी कि क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण का मान कितना होगा। अगर बच्चों सघन माध्यम में आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है तो समझ लीजिए जो हमारा आपतन कोण होगा उसका मान 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 अंश होगा। समझ लीजिए ये ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर, ये +5 है -3 है, तथा संपर्क में रखें, संयुक्त फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास दो लेंस है, आप इसको समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, 1 मिनट में इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ बच्चों। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनके लेंस की क्षमताएं, क्षमता होता है P इक्वल टू क्या होता है P1 + P2, हम जो भी चाहें इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर दिया गया है 5 डायोप्टर प्लस माइनस हो जाए 3 डायोप्टर, यानी कि 2 डायोप्टर, यानी कि जो P इक्वल टू आएगा वो 5 से अगर हम 3 को घटा देंगे तो 2 डायोप्टर आएगा, यानी कि जो क्षमता आएगी वो हमारी 2 डायोप्टर आएगी, ठीक है। टोटल क्षमता हमारी कितनी आएगी, 2 डायोप्टर। अब हमसे कह रहा है यदि संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें बताना है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी इसके बारे में बताना है। तो बच्चों फोकस दूरी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा फोकस दूरी का, जिसमें होता है P इक्वल टू हम पढ़ते थे F इक्वल टू हम पढ़ते थे 1/P, क्या पढ़ते थे 1/P। अब यहाँ पर 1/P जब होता था तब मीटर में होता था। अब यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन देखिए किस में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। किस में दिए गए बच्चों, सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कर देंगे 1 की जगह पर 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100। अब इसमें P है, अब 100/P का मान हमें कितना आया है 2, इसको भाग करेंगे तो 50 दूना 100, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि जो हमारा F आएगा फोकस दूरी जो आएगी वो बच्चों 50 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर। अब ऐसा में देखिए कहाँ पर दिया गया, हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सेम सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया। इसमें कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, ठीक है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। हमारा एक दे रहा है 4 डायोप्टर, दूसरा दे रहा है -2 डायोप्टर। इसमें P का भी मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। P का मान कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब यहाँ पर फोकस दूरी 100 से जब हम 200 भाग करेंगे तो 50 ही आएगा। इसमें भी हमारा आंसर जो आएगा वो 50 सेंटीमीटर ही आएगा। इसमें भी हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही है, चीज आपको याद रखना है, 50 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर, हमें अगर कोई प्रिज्म है उससे प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन जो होता है वो सबसे ज्यादा अधिकतम होता है, किस रंग का विचलन जो है वो सबसे ज्यादा अधिक होगा। तो बच्चों नीला रंग होगा, या बैंगनी, या हरा, फिर या नीला रंग, या फिर लाल रंग, ठीक है। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही कौन सा। अगर प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो निम्नलिखित जो रंग दिए गए इनमें से सबसे ज्यादा विचलन किस अधिकतम किसका होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो इनमें से सबसे ज्यादा विचलन जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि जो मनुष्य की आंख होती है, नेत्र लेंस होता है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो बच्चों 1 होता है, या 1.20 होता है, या 0 होता है, या 1.44 होता है। तो बच्चों जो मनुष्य की आंख ह्यूमन बॉडी की जो आइस होती है उसका 1.44 होता है। अब बच्चों 1.44 मिल सकता है, या फिर कभी कभी आपको हो सकता है 1.5 भी मिल जाए, तो अभी आपको घबराना नहीं, वही वाला लगा देना। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, यानी कि व्यतिकरण की घटना कब प्राप्त होती है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों के द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ पर केवल लगा रहा, तो मतलब एक ही, अगर कोई ऑप्शन चुनते तो सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन व्यतिकरण की घटनाएं यांत्रिक जो तरंगे होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, उनसे भी प्राप्त होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उनसे भी होता है। तो हमारा अगर हम इन सभी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा चौथा वाला विकल्प जो है वो सही जा रहा है। और अगर ऐसा ना होता तो हम इनमें से कोई एक ही छांटना पड़ता हमें, ठीक है। तो हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन दिया हो और उसमें गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला विकल्प जो है वो राइट है, इट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहता है एक प्रकाश पुंज, एक हमारे पास कोई प्रकाश पुंज है, वायु से जल में प्रवेश करता है। वो क्या करता है, वायु से जाकर जल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, क्या उसका अपरिवर्तित, उसमें क्या चीज जो है जो उसकी नहीं बदलेगी, क्या वेग पक्का बदल जाएगा, आयाम, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। तो उसमें ऐसा कौन सा मान है जो नहीं बदलेगा।
आयाम भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। तो हमारा आवृत्ति जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें हमसे बात करें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। किसके बारे में हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, कई सारे सिद्धांत दिए हाइगेंस ने, तो उनके सिद्धांत के द्वारा हम क्या जो है उसको स्पष्ट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। प्रकाश के व्यतिकरण कर सकते हैं, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश का ध्रुवण। तो बच्चों हम सबसे आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन देखकर ही, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है इसको हाइगेंस का जो नियम है उसके द्वारा हम दर्शा नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला जो बच्चों क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगें उत्पन्न करती हैं। क्या? देखिए दो स्रोत हैं वो कला संबद्ध तभी होंगे जब वो तरंगे होंगी एक साथ, एक साथ क्या करेंगे, वो नियत कलांतर की होंगी। कैसे होंगी? नियत कलांतर की। तो वो क्या होंगी? नियत कलांतर की होंगी, तभी वो, यानी कि कला संबंध एक स्रोत से यदि वो तरंगे उत्पन्न होती है, तो अगर उत्पन्न होती है तो उनका जो नियत कलांतर जो होगा, उनके कला का अंतर जो होगा वो नियत होगा। ठीक है, चीज याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश तरंगों कि अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, यानी कि प्रकाश की जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ भी होती है। इसकी पुष्टि किसके कारण होती है? ध्रुवण के कारण होती है, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या अपवर्तन के कारण? किसके कारण इस चीज की पुष्टि होती है? तो बच्चों इस चीज की जो अनुप्रस्थ के बारे में अगर कोई पुष्टि करता है तो ध्रुवण की जो घटना होती है उससे पुष्टि होती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों स्टीफन नियतांक का मान है, यानी कि एक स्टीफन नियतांक होता है, यानी कि उसका एक कांस्टेंट मान होता है, वो क्या है? 1.087 इंटू 10 की पावर -7 या 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, या फिर 1.3 गुणे 1.38 गुणे 10 की घात -23 या 5.67 गुणे 10 की घात -8। अब मैंने ऑप्शन सारे पढ़ दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आंसर भी इसका पता होगा। क्या होता है? एक 5.67 होता है, 5 इसको हम 7 भी कभी कभी लिखते हैं, चीज भी आपको पता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जस्ते की सतह से, अगर हमारे पास कोई जस्ता है उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या उत्सर्जित हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक उपयुक्त है? यानी कि हमें जस्ते से, अगर जस्ते जो सतह है उससे अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है तो निम्न में से कौन सी जो विकिरण की सतह जो है, निम्न में से कौन सा जो सतह है, विकिरण है, उसकी सतह से अगर हमें जस्ते की जो सतह है उससे अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है, निकालना है, तो हमें कौन सी जो विकिरण की सतह है जो सबसे, यानी कि कौन से विकिरण की जो आपप्रति उपयोगिता सबसे ज्यादा अधिक होगी, किसकी हमें उपयोगिता जो सबसे ज्यादा अधिक पड़ेगी, यानी कि कौन सा विकिरण जो ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाएगा, वो सबसे ज्यादा उससे आसानी से निकल सकते हैं। तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करें या हम दृश्य यानी कि दृश्य प्रकाश होता है, या अवरक्त प्रकाश या परावैंगनी प्रकाश, यानी कि आपको एक तरंगे दी गई, इनमें से किस तरंग का हम उपयोग करें ताकि जस्ते की जो सतह है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित हो सके। तो बच्चों अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आप परावैंगनी तरंगों का प्रयोग करते हैं, किसका? परावैंगनी प्रकाश या परावैंगनी तरंगे जो हैं, इनका परावैंगनी प्रकाश अगर आप डालते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों फोटॉन के गतिक द्रव्यमान, जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या होता है? एच न्यू अपॉन लेमडा होगा, या एच अपॉन सी लेमडा होगा, या एच सी अपॉन लेमडा होगा, एच लेमडा अपॉन सी, एच लेमडा अपॉन न्यू होगा। तो बच्चों अगर एक फोटॉन जो होता है उसका जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका अगर आपने सूत्र पढ़ा है इससे पहले, अगर आपने कहीं पर भी इसको अगर एक बार भी देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका जो गतिक द्रव्यमान होता है H/C लैम्डा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है? -13.6 eV होता है, या 0 होता है, या 13.6 eV पॉजिटिव होता है, या 6.68 eV होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की जो बंधन ऊर्जा का मान होता है -13.6 eV होता है, चीज आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, एक AMU तुल्य ऊर्जा है, एक AMU जो होता है उसके तुल्य ऊर्जा क्या है? 990 MeV, 139 MeV, सॉरी 190 MeV या 139 MeV, या 913 MeV या 931 MeV। तो बच्चों एक MU जो होता है वो 931 MeV के बराबर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में क्या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, दोनों होते हैं, या ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं? जो हमारी पीएन संधि डायोड होता है उसकी जो अपक्षय परत होती है, जो यानी कि टूटती रहती है, उसमें क्या होते हैं? तो बच्चों उसमें जो ना ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही हमारे कोई कोटर होते हैं। तो हमारा जो चौथा वाला विकल्प है सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का क्या कारण है? यानी कि जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें विद्युत चालन होता है, उसका क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रोटॉनों के, पॉजिट्रॉन या फिर कोटरों के कारण। तो आपको पता होना चाहिए उसमें कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उसमें विद्युत चालन जो होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये चीज सरल ऑप्शन है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि सूर्य में प्रकाश जो ऊर्जा है उसका क्या स्रोत है? नाभिकीय विखंडन होता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव या यानी कि तापनीय उत्सर्जन या नाभिकीय संलयन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वहां पर संलयन होता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपने पढ़ा होगा वहां पर आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव ने सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का क्या कारण, इसके बारे में निवारण वगैरह आपने जब पढ़ा होगा। आपने एक बड़ा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बच्चों जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसी के कारण सूर्य में प्रकाश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? स्थायी नहीं, अस्थायी कण है। प्रोटॉन स्थायी होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन भी स्थायी होता है, अल्फा कण भी। तो हमारा सबसे यानी कि इनमें से आपको बताना है कौन सा कण जो है वो अस्थायी है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, अस्थायी होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन है हमारा? न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोणीय संवेग क्या होगा? h/π होगा, h/2π होगा, या 2π/h होगा, h/π होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि h/2π के बारे में आपने पढ़ा था, इतना कोणीय संवेग आपको होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? ये जो फोटॉन होता है आपने फोटॉन के बारे में पढ़ा होगा, इसका विराम द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों जो फोटॉन होता है इसका विराम जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। चीज आपको याद रखें। और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रहे गए हैं वो आपको बहकाने के लिए दिए गए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अच्छा एकवर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है? इनमें से आपको बताना है सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है? मोमबत्ती, लेजर, यानी कि मरकरी ट्यूब या फिर बल्ब। तो बच्चों मोमबत्ती में भी इधर उधर प्रकाश फैलता है, मरकरी ट्यूब में, बल्ब में भी, लेकिन लेजर लाइट जो होती है उसमें सीधा प्रकाश जाता है, एक वर्णीय प्रकाश रहता है। ठीक समझ में? तो बच्चों ये थे हमारे 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ताकि आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है प्रकाश विद्युत यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी आपको बताना है, इसका मात्रक भी बताना है, और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, क्या रीजन है बताना। तो बच्चों विद्युत जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसमें स्थित क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हें वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल होगा, उसका कोई क्षेत्रफल होगा, उसके अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उनको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, या फिर वोल्ट मीटर भी हम कह सकते हैं, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है। ठीक है, और इसमें जो ऋणात्मक होता है, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि जो बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती है तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका चिन्ह जो होता है ऋणात्मक हो जाता है। चीज आपको याद रखना है, किसके कारण? अगर जो बल रेखाएं होती है बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती है तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु जो समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहता है। आइए आप इसकी दूसरी डिफिनेशन समझिए। ऐसा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। बात आती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, समविभव पृष्ठ किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, जो वर्क डन किया जाता है, वो शून्य होता है। ठीक है, अगला समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर समविभव पृष्ठ है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र कोई है तो उसकी जो दिशा होगी समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी, यानी कि 90 डिग्री पर होगी। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, यानी कि प्रकाश में जो व्यतिकरण होता है इसका क्या तात्पर्य, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपको लेख लिखना है। तो बच्चों जब किसी माध्यम में
एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे। हमारे पास कोई माध्यम, उसमें एक ही आवृत्ति की और लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक दिशा में एक साथ चलेंगी और एक दिशा में चलेंगी, तो उनकी अध्यारोपण से, उनके मिलने से, अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता, उसमें जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता जो होगी, उसमें कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पर उनकी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, एवं कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिन पर जो तीव्रता होगी वो न्यूनतम होगी, और इस घटना को ही हम व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जब कोई किसी भी माध्यम से एक ही आवृत्ति की दो समान, एक ही आवृत्ति की और लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो उनकी अध्यारोपण से एक बनती है परिणामी तरंग, और परिणामी तरंग जो होती है उसके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, फिर बात आती है जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है वहां पर क्या होता है, जिन पर न्यूनतम होती है वहां पर क्या होता है। तो समझिएगा, तो जिस बिंदु पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण, तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर अधिकतम उन्हें संपोषी व्यतिकरण और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? यानी कि जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है इसके लिए आवश्यक कुछ शर्तें होती हैं, वो क्या होती हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त नंबर फर्स्ट है, प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं में अंतर जो है वो स्थिर रहना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। जो प्रकाश स्रोत है वो क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, आयाम बराबर होने चाहिए, लगभग थोड़ा बहुत जरा सा इधर उधर होना चाहिए, अन्यथा बराबर ही होना चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए, जहां से तरंगे निकल रही वो दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, एक दूसरे से निकट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है? यानी किरचॉफ का एक और दो नियम है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम जो है वो किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है, यानी किन भौतिक राशियों के संरक्षण का पालन करता है। तो बच्चों किरचॉफ का जो प्रथम और द्वितीय नियम है वो क्या करता है, प्रथम नियम क्रमशः आवेश के संरक्षण और ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ये डिफिनेशन आपको समझ में नहीं, तो बच्चों किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, उसे हम संधि का नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, जिसे हम बंद पांच का नियम कहते हैं। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों चुंबकीय यामोत्र की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यामोत्र क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो चुंबकीय यामोत्र क्या होता है, किसी भी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक कि अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्र कहते हैं। आप क्या गए, किसी भी स्थान पर गए और आपने वहां पर क्या किया, गुरुत्व जहां पर ग्रेविटेशन सेंटर था वहां से क्या कर दिया, चुंबक ली उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी। उस चुंबकीय अक्ष हुआ, उससे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर जो भी तल होगा उस तल को ही चुंबकीय यामोत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बच्चों हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसमें जहां पर भी अंडरलाइन है उसको ध्यान दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? किसी सतह के अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सतह के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ऐसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वेबर होता है। समझ में आया? तो चुंबकीय फ्लक्स भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि जो आंख की समंजन क्षमता होती है उस पर बताना है। तो आवश्यकता के अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है, शक्ति उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ में? यानी कि जो हमारी आंख होती है उसकी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे आंख की हम समंजन क्षमता कहते हैं। समझिए, अगला एक क्वेश्चन समस्थानिक क्या होते हैं? बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक अगर कोई भी तत्व तो नीचे वाला होता है, द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली होती है। जैसे सेल 17 होता है, सेल 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या 35 होती है और कभी कभी 36 भी हो जाती है, लेकिन परमाणु क्रमांक इसका समान ही रहता है। वैसे जो सेल जो होता है इसका 17 35.5 होता है इसका परमाणु क्रमांक। समझ में? अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों है नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर का बल। तो बच्चों समझिए, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उनको जो बांधे रखने का कार्य करता है उस पर एक बल लगता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो नाभिक के भीतर के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांध कर रखता है, परस्पर बांधे रखता है, उसमें वहां पर उस बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। या फिर हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन को बांध कर रखने वाले, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने में जो बल कार्य करता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं।
समझ में है। तो बच्चों ये थे लगभग 60 टॉपिक जो मैंने आपको सभी को टॉपिक्स या सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। आप इन 60 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको पक्का प्रोवाइड करा देंगे, ये मेरी प्रॉमिस रहती है। और हर आपने कई सारे कमेंट किए, उनका सभी का सोल्यूशन आपके पास में हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से अन्यथा वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड जरूर करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगर कोई क्वेश्चन होता है डाउट होता है पूछ लीजिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।